मजबूत लोकतंत्र के लिए एक एक वोट जरूरी है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं राजीव कुमार जी, अभी उन्होंने बड़े शायराना अंदाज में ईवीएम पे कुछ कहा था। चुनाव आयोग जो है वो बहुत बहुत ही टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के साथ ईवीएम्स को बनाया गया है जी। तो बिल्कुल भी मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी ऐसा चांस नहीं कि उनको टेम्पर किया जा सके, उनको मैनिपुलेट किया जा सके कि मतदान क्यों ज़रूरी है और एक एक वोट का क्या महत्व है। वो बजाय, क्योंकि जैसे कि सरकार छुट्टी देती है तो वो ये ना समझे कि एक दिन हम ये काम कर लें वो काम कर लें, हमारे जो छूटे हुए काम है उनको करने की बजाय जिस पर्पज़ से ये छुट्टी डिक्लेयर सरकार करती है तो उस पर्पज़ को पूरा किया जाए और उसकी फुलफिलमेंट में हमारा भी सहयोग करें। लोकतंत्र के सबसे बड़े महाकुंभ यानी मतदान कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी जानते हैं ये चुनावी साल है, साल 2024, और इस बार 18वीं लोकसभा के चुनाव होने हैं। पूरी तैयारियां ज़ोरों शोरों पर है हमारे भारत देश में और सोलन प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है चुनाव को लेकर। क्या कुछ तैयारियां की जा रही है इलेक्शंस को लेकर, ये तमाम सवालों के जवाब आज हम जानने वाले हैं एसडीएम मैम डॉक्टर पूनम बंसल जी से। सो मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सो मैम, सबसे पहले तो यही सवाल है कि सोलन प्रशासन कितना तैयार है मतदान कार्यक्रम को लेकर? देखिए, जैसे कि लोकसभा चुनाव अभी होने वाले हैं तो सोलन प्रशासन, डीईओ ऑफिस सोलन और हमारा जो एआरओ ऑफिस है वो पूर्णतः तैयार है। सारी चुनावी जो तैयारियां हैं इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार, उनके जो भी दिशा निर्देश रहते हैं उनके अनुसार समयबद्ध तरीके से चल रही हैं। और मतलब फील्ड में हमारी जितनी टीम्स तैनात होनी थी, हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो अपनी तत्परता से काम कर रही हैं, 24 आवर्स काम कर रही हैं। हमारा कुछ स्टाफ रिक्विजिशन होता है और जो भी प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज होती है वो पूर्णतः चल रही है, पूरी तैयारियां प्रॉपर्ली चल रही हैं जी। और मैम, बहुत से हमारे युवा साथी ऐसे हैं जो 18 साल के हो चुके हैं, मतदान वो करना चाहते हैं, खुद को इनरोल कैसे करें, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी, ये बड़ा ही रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है आपने कि वोटर जो है वो हमारे मैक्सिमम वोटर एनरोल हो चुके हैं, लेकिन जितने भी लेफ्ट आउट एलिजिबल मतदाता हैं उनको एनरोल करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो रूटीन प्रोसेस रहती है कि बीएलओ के पास जाते हैं और बीएलओ जो है वो फॉर्म 6 भरता है और उसी फॉर्म के आधार पर आपको वो एपिक कार्ड, जिसको हम वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं, वो या तो पोस्ट के माध्यम से आपके घर आ जाता है या बीएलओ आपको हैंड ओवर करता है। तो एक ये रूटीन प्रोसेस है सिस्टमैटिक मैनर से जो बूथ लेवल ऑफिसर के पास जाके आप करते हैं। उसके अलावा जो उससे आसान तरीका है वो है वोटर हेल्पलाइन ऐप। वोटर हेल्पलाइन ऐप आप सेम जैसे आप कोई भी गेम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं वैसे ही आप वोटर हेल्पलाइन ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसको इंस्टॉल करें और उसमें आपको एक अपनी आईडी बनानी है। आईडी पासवर्ड आप बना सकते हैं सेम जैसे ही आप कोई भी फेसबुक का अकाउंट खोलते हैं सेम उसी तरह, लेकिन उससे भी आसान प्रक्रिया है ये। तो आप वोटर अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करके आपको सिर्फ 2-3 प्रिलिमिनरी चीज़ें चाहिए होती हैं जो आपने उसमें अपलोड करनी होती हैं। आपको अपना फोटो डालना है उसमें, आपको अपने रेजिडेंस जो भी परमानेंट, हाँ, बेसिक डिटेल जो आपको क्रेडेंशियल डालने, तो अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है उसका प्रूफ, और इसके अलावा एक और चीज़ आपका फोटोग्राफ जो आपने वो करना है, और एक बर्थ प्रूफ, आपको 10th का सर्टिफिकेट या एमसी से मिला हुआ बर्थ प्रूफ वो आप उस पर अपलोड करेंगे। बस ये चीज़ें, मतलब इट हार्डली टेक्स 4 और 5 मिनट्स और आपको अपना जो एपिक आईडी है वो आपको आपके घर बाय पोस्ट आ जाएगा या आपको खुद आपके घर बैठे मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान तरीका है और जितने भी, मेरी सभी से अपील भी रहेगी, जितने भी लेफ्ट आउट एलिजिबल मतदाता हैं जो छूटे हुए हैं और जिनको लग रहा है कि बहुत ही पता नहीं कितनी टफ प्रक्रिया है, तो वो घर बैठे 5 मिनट में इसको बैठे बैठे कर सकते हैं। बस ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपने और एक फोटोग्राफ आपने अपलोड करना है और आपको घर बैठे आपका मतदान कार्ड जो है आईडी घर में बैठे मिल जाएगा। जी मैम, बहुत ही सरल शब्दों में आपने समझाया है हमारे व्यूवर्स, हमारे लिसनर्स के लिए कि जो आपका वोटर कार्ड है वो बिल्कुल सरल तरीके से बन सकता है। सवाल एक और है मैम कि जैसे अभी इलेक्शन होने हैं तो सोलन ज़िला में 100% मतदान हो, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? सोलन ज़िला में हमारे जो डीईओ ऑफिस भी और हमारा ऑफिस भी, मतलब पूरे ज़िला की अगर बात करूं तो हमारे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं
बद्दी में, सोलन में फैक्ट्रीज़ हैं बद्दी में, और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और भी हैं, कॉलेजेस हैं, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो हमारा उनको रोप इन करने के लिए स्वीप जो होता है, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन एक प्रोग्राम रहता है, उसके तहत हम कई तरह की गतिविधियां करते हैं ताकि हम हर एक एलिजिबल वोटर को रोप इन कर पाएँ। तो इसमें हम सबसे पहले तो जो अभी फ्रेशली 18 से 19 ईयर्स में आएंगे उनको हम रोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हम उनमें कैंप लगा रहे हैं, BLO साथ में होगा, और वहीं पे वो फॉर्म 6 जो मैंने अभी बताया वो उसको भरेंगे और उसी वक्त उनको एनरोलमेंट कराते हैं। हमारे उपायुक्त महोदय और सारे जो भी स्वीप की टीम है वो गठित की गई है और वो अलग अलग जगहों में जाके मतदान का महत्व बताएंगी, खुद को एनरोल करने की प्रोसेस बताएंगी। तो ये सारी गतिविधियां स्वीप के अंतर्गत आती हैं। तो हमारा फोकस है, और जहाँ तक स्कूल्स की बात है, हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे हम जो छोटे बच्चे हैं उनको उनकी मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने अभिभावकों को मतदान के लिए प्रेरित करें। तो हम उन्हें समझाते हैं कि बजाय आप अपने पेरेंट्स को बिल्कुल बताएं कि मतदान क्यों ज़रूरी है और एक एक वोट का क्या महत्व है। वो बजाय, क्योंकि जैसे कि सरकार छुट्टी देती है तो वो ये ना समझे कि एक दिन हम ये काम कर लें, वो काम कर लें, हमारे जो छूटे हुए काम है उनको करने की बजाय जिस पर्पज़ से ये छुट्टी डिक्लेयर सरकार करती है तो उस पर्पज़ को पूरा किया जाए और उसकी फुलफिलमेंट में हमारा भी सहयोग करें। तो एक एक वोट का महत्व हम बच्चे को उसकी मेंटल लेवल के अनुसार उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा एक वोट भी क्यों ज़रूरी है। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम उनको देते हैं कि जैसे पंचायत का प्रधान है तो हम कहते हैं कि वो काम नहीं कर रहा है, उसको हम ही लोग चुन के लाते हैं। तो आपके माता पिता ही उस प्रधान को लेके आए। वार्ड मेंबर है, आप कहते हैं हमारे गांव में कोई काम नहीं हो रहा है, हमारे रास्ते नहीं बन रहे हैं, नालियाँ नहीं बन रही है, वॉल्स नहीं लग रही हैं, या पेयजल सुविधा नहीं है, स्कूल्स अच्छे नहीं है। तो अगर हम जागरूक हैं, आपके माता पिता जागरूक हैं, तो वो अच्छा कैंडिडेट चुन के लाएंगे और आपका जो फ्यूचर है, जो नेशन बिल्डिंग है, वो इस मतदान की प्रोसेस में ही है। तो मजबूत लोकतंत्र के लिए एक एक वोट जरूरी है। एक एक वोट से सरकारें बन भी जाती हैं और एक वोट ना होने से सरकारें गिर भी जाती हैं। तो बच्चे को उनकी मेंटल लेवल के अनुसार समझाया जाता है कि वो अपने अभिभावकों को, अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े भाई बहन को प्रेरित करें कि आप घर में ना बैठे, दिहाड़ी मजदूरी में ही फोकस ना करें, जिस चीज़ के लिए छुट्टी दी गई है उसको करें। और तीसरी चीज़ स्वीप की एक और भी रहता है कि हमारे जैसे फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स हैं, वो भी, उनको भी, क्योंकि उनको अगर छुट्टी दी गई है तो वो इसीलिए दी गई है कि आप जहाँ जहाँ आपके वोट बने आप वहाँ जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो हमारी कोशिश स्वीप एक्टिविटीज़ के थ्रू, जो बच्चों में डिबेट होते हैं, क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो इलेक्शन के सब्जेक्ट जो होता है वो उनका इलेक्शन प्रोसेस रहती है, तो क्विज कॉम्पिटिशन्स रहेंगे, डिबेट्स होते हैं, कुछ छोटी मोटी हमारी गतिविधियां, मतलब कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं वो चलते रहते हैं। तो सभी को रोप इन करने की कोशिश की जा रही है। जी मैम, जो हमारे चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं राजीव कुमार जी, उन्होंने बड़े शायराना अंदाज में ईवीएम पे कुछ कहा था। सवाल बहुत से लोगों के मन में ये भी है कि ईवीएम हैक हो सकती है, आपकी क्या विशेष टिप्पणी है इस पे? देखिए, जब तक मैं भी मतदान प्रक्रिया से जुड़ी नहीं थी, तो जैसे विधानसभा के इलेक्शन हुए तो एज रिटर्निंग ऑफिसर काम करने का मौका मिला। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के इंसान में, मुझे लगता है, जो बिल्कुल आई मीन टेक्निकल माइंडसेट का ना हो, उसके दिमाग में हो सकता है कि इसको हैक किया जा सकता है, इसको टेम्पर किया जा सकता है, हम किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को सारे वोट्स एलियनेट हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाव आयोग जो है वो बहुत बहुत ही टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के साथ ईवीएम्स को बनाया गया है। तो बिल्कुल भी मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी ऐसा चांस नहीं कि उनको टेम्पर किया जा सके, उनको मैनिपुलेट किया जा सके। उनमें कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, वो ब्लूटूथ से, इंटरनेट से, वाईफाई से, किसी ऐसी माध्यम से जोड़े नहीं जा सकते कि उनको बाहर से उनका कंट्रोल किया जा सके, उनको दूसरी जगह से। और चुनाव आयोग ने बहुत ही एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर, बड़ा स्ट्रीमलाइन मैनर में, फेज्ड मैनर में ईवीएम की हर स्तर पे चेकिंग होती है। जो फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है ईवीएम की, वेयर हाउस जो जिला स्तरीय होता है वहीं पे होती है, जहाँ पे उनकी चेकिंग होती है उपायुक्त महोदय की प्रेजेंस में होती है, और उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाती हैं, असेंबली सेगमेंट्स में जाती हैं, वहाँ पे दोबारा उनकी रेंडमाइजेशन होती है। रेंडमाइजेशन मतलब कि आपको पता नहीं होता कि किस पोलिंग स्टेशन में
कौन सी मशीन जाएगी। जी। तो जब तक वो FLC होती है तो तब तक पता नहीं होता कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सी, हर एक EVM पे एक यूनिक सीरियल नंबर होता है, जी। उसकी जो आइडेंटिटी होती जी। है। तो तब तक ये पता नहीं होता कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सी EVM जाएगी। जब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्तर पे आती है तो उसमें रेंडमाइजेशन होती है, तो उस रेंडमाइजेशन में बिल्कुल ये पता नहीं चलता कि किस पोलिंग स्टेशन पे कौन सी EVM जानी है। तो आप ये मान सकते हैं कि जब तक पोल की पार्टीज नहीं बन जाती, पोलिंग पार्टी जो मतदान कराते हैं अधिकारी, तो तब तक ये पता नहीं चलता कि किस पोलिंग स्टेशन में कौन सी EVM जानी है। तो पोल के डे तक आपको ये भी पता नहीं होता कि कहाँ कौन सी EVM ने जाना है। पोल के बाद भी इलेक्शन कमीशन कितनी स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस हैं, उसके बाद भी जब वो हो जाता है, तो उसके बाद भी जब इलेक्शन हो जाते हैं, काउंटिंग होती है, तो 5 वीवीपैट्स में मैंडेटरी काउंटिंग होती है कि वीवीपैट होता है जिसमें आपकी स्लिप आ जाती है। जब आप वोट करने जाते हैं तो स्लिप निकलती है जिसमें आपने कैंडिडेट 1 को अगर वोट दिया तो कैंडिडेट 1 उस पर लिखा हुआ आएगा। एग्जैक्टली। तो 5 वीवीपैट में मैंडेटरी काउंटिंग की जाती है कि क्या वो EVM से मेल खा रहे हैं जितने EVM में वोट दिए गए हैं। तो एक बहुत ही फेज्ड मैनर में इतने स्ट्रिंजेंट चेक्स हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे भी थोड़ी शंकाएं में भी कि जब तक मैं खुद प्रक्रिया से नहीं जुड़ी थी, लेकिन जब हमने प्रक्रिया में खुद उसको एज ए रिटर्निंग ऑफिसर काम किया तो उसमें किसी भी टेम्परिंग होने के, मैनिपुलेशन के कोई चांसेस नहीं है। ये एक बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से मतदान होते हैं। नॉमिनेशन नहीं हो जाते हैं तब तक तो ये भी पता नहीं होता कि किस सीरियल नंबर पे कौन सा कैंडिडेट आना है। बिल्कुल। तो हम ये कहीं भी नहीं कह सकते कि कोई भी ऐसा कोई लूप होल है कि उसको टेम्पर किया जा सकता है। तो ये स्टैंड अलोन मशीन्स होती हैं, इनको बिल्कुल भी टेम्परिंग के इनमें चांसेस ना के बराबर हैं, इनमें कोई टेम्परिंग नहीं हो सकती है। जी मैम, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया है EVM के बारे में, और जैसा आपने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन करवाते हैं। मैम जैसे अभी हिमाचल में 2 महीने से ज़्यादा का वक्त है, 1 जून को हिमाचल में वोटिंग होनी है। वैसे हमारे भारतवर्ष में तो 19 अप्रैल से शुरू हो रही है वोटिंग। सवाल ये है कि जो नए मतदाता है वो कब तक अपना वोटर कार्ड बना सकते हैं? देखिए, जो चुनाव की गाइडलाइंस होती हैं उसके अनुसार नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक हम खुद को एनरोल कर सकते हैं। जी। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि जो अभी तक लेफ्ट आउट वोटर्स हैं, एलिजिबल मतदाता हैं जिन्होंने अभी तक खुद को एनरोल नहीं किया है, वो 10 दिन पहले, अगर 14 से हमारे नॉमिनेशंस हो रहे हैं तो 4 अप्रैल तक हम अपने वोट बना सकते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि वो 4 अप्रैल तक, अभी भी जो मैंने प्ले स्टोर से ऐप का माध्यम बताया, तो मेरी तो यही गुजारिश रहेगी कि आप अभी उसको डाउनलोड करें और अभी खुद को एनरोल करें, अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। जी। और मैम आदर्श आचार संहिता आजकल लगी हुई है, तो ऐसे में क्या कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, स्पेशली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो आम जन है उनके लिए किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? देखिए, आदर्श आचार संहिता जो है एक की सेट ऑफ गाइडलाइंस है जिसके दायरे में रहकर पॉलिटिकल पार्टीज़, कैंडिडेट्स, हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सारे लोग कुछ सीमाओं में बंधे हैं और उन्हीं गाइडलाइंस में, उसी दायरे में हमें काम करना होता है। तो जहाँ तक बात है MCC की, तो MCC में हमारा जैसे अभी MCC इन फोर्स है, तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्हें स्पेसिफिक हिदायतें दी जाती हैं कि वो अपना जो भी चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे तो वो जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, उसके आधार पर प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, और वो किसी के पर्सनल लाइफ पे, किसी का जो व्यक्तिगत जीवन है वो केवल नीतियों तक ही सीमित रहेंगे, केवल नीति पे, पॉलिसी डिसीजंस पे बात कर सकते हैं, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ पे आप कटाक्ष नहीं कर सकते। और हमारे जो भी सरकारी संपत्तियां हैं उनका विरूपण ना हो, और उनको जो भी परमिशंस लेनी है, उनको प्रचार प्रसार करने के लिए व्हीकल्स की ज़रूरत होती हैं, वीडियो वैन्स चलती हैं या फिर रैलीज़ होती हैं, पब्लिक एड्रेस होते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, साउंड सिस्टम की परमिशन चाहिए होती है, बहुत सारी लाउड स्पीकर है, या जैसे रेस्ट हाउस की बुकिंग्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप परमिशन के साथ कर सकते हैं। आपके सुविधा ऐप है जिस पे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन ही आपको परमिशन मिल जाएगी। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका कि आप सुविधा ऐप पे अप्लाई करें और पॉलिटिकल पार्टीज उसमें परमिशन ले सकती हैं। जी मैम, अंत में एक मैसेज आपसे हम चाहते हैं, स्पेशली यूथ के लिए, क्योंकि जो हमारा यूथ है यही हमारा आने वाले देश का भविष्य है। तो क्या कुछ मैसेज है आपका यूथ के लिए? यूथ के लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि सबसे पहले तो एनरोलमेंट पे फोकस करें, कि आप, सबसे ज़रूरी है कि आप मतदान प्रक्रिया का हिस्सा तभी बनेंगे जब आप एनरोल्ड होंगे। मतदान प्रक्रिया का हिस्सा क्यों बनना है? तो जैसे अभी मैंने प्रधान का एग्जाम्पल बताया, वही चीज़ है, हम
लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, हमें अपने देश का नेता चुनना है। बिल्कुल। तो अगर 97 करोड़ पॉपुलेशन जो है अभी इंडिया में वो एलिजिबल मतदाता हैं, जी। तो अगर हर एक यही सोचने लग जाएगा कि मेरे एक वोट से क्या होगा, तो अगर 97 करोड़ में से कुछ परसेंटेज भी ऐसा सोचती है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप पे उस चीज़ का कितना फर्क पड़ेगा। एक लोकतंत्र अगर ये डेमोक्रेटिक सेटअप है तो एक एक वोट बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो अगर आप, मेरी यही गुजारिश है, आप पहले एनरोल करें, मताधिकार जो है उसका प्रयोग ज़रूर करें, अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। आप इस उसके साथ ना रहें कि मेरे एक अकेले के वोट करने से क्या होगा। हमारे वही है कि सरकारें जो हैं हम खुद चुन के लाते हैं, तो हमारा फ्यूचर, नेशन और नेशन बिल्डिंग, ये सब कुछ हमारे हाथों में है। एग्जैक्टली मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है मतदान को लेके, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी व्यूवर्स, लिसनर्स, ये थे एसडीएम सोलन डॉक्टर पूनम बंसल मैम, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई है मतदान को लेकर, और एक बात को लेकर इन्होंने विशेष तौर पर बल दिया है कि हमें अपने मत का प्रयोग ज़रूर करना है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।